बच्चों, कक्षा 7 की विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हाँ, अभी हम लोग कक्षा 7 में आपकी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का पाठ 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये अध्ययन कर रहे हैं इसका। और हम लोगों को हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में इसको कुछ पढ़ लिया था, तो आज हम लोग यहाँ इस पाठ को वहाँ से आगे पढ़ना शुरू करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको दो चीज़ें मुझे और बतानी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कभी कभी इंटरनेट पे कंजेशन की वजह से जब हम लोग यूट्यूब ऑन करते हैं तो ये स्क्रीन जो है वो ब्लर हो जाती है, यानी हमें साफ दिखाई नहीं देता है। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो आप इस वीडियो को समझने के लिए पहले इसको अपने यूट्यूब में डाउनलोड कर लें। वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आता है, उससे डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आराम से इसको समझ लीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको बतानी है कि इसमें जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को कैसे नोट किया जाएगा। तो जो भी प्रश्न मैं बताऊंगा उन प्रश्नों को आप जब देख रहे हों तो उसको स्क्रीन को पास कर दीजिए और आप आराम से देखकर उनको लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं फिर से आगे से। देखिए, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। हम लोगों ने पहले यहाँ तक, इस पैरा तक पढ़ लिया था। अब हम लोग इससे आगे यानी यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है। पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। लोग एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए संदेशवाहक, पत्र, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों के द्वारा संदेश भेजते थे। यानी पहले संदेशों का आदान प्रदान कैसे होता था, इन सुविधाओं के द्वारा होता था, जिसमें संदेशवाहक माने किसी व्यक्ति को कह दिया कि भाई ठीक है हमारे संदेशा वहाँ कह देना जाके। पत्र यानी चिट्ठियों का इस्तेमाल करते थे। टेलीग्राम यानी पहले तार चलता था। एक तार एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें संदेश तुरंत पहुंच जाया करता था। तुरंत का मतलब कि जल्दी, चिट्ठियों से जल्दी। लेकिन वो काफ़ी महंगी व्यवस्था थी तो उसमें बहुत छोटा सा संदेश भेजा जाता था। और प्रशिक्षित कबूतर, ये बहुत पहले की बात थी कि जब लोग कबूतरों या पक्षियों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह संदेश दिया करते थे। तो ये सब तरीके थे जिनसे कि संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते थे। लेकिन आगे देखिए क्या है। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में संदेशों के आदान प्रदान के लिए फैक्स, छपा संदेश, ईमेल आदि का प्रयोग हो रहा है। गांवों में भी पीसीओ, एसटीडी तथा आईएसडी व्यवस्था द्वारा संसार के किसी भी कोने से टेलीफोन के द्वारा संपर्क करने की सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध हो गई है। तो देखिए, ये सब जनसंचार के क्षेत्र में परिवर्तन आए हैं विज्ञान की वजह से। अब हम लोग इसको और आगे पढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे पढ़ते हैं। अब इस वाले पैरा में जिसमें निशान लगा है, इसमें मनोरंजन के साधनों के बारे में बात की गई है कि मनोरंजन के साधनों में किस प्रकार से परिवर्तन आया है। तो देखें, पहले लोग मनोरंजन के लिए क्या प्रयोग करते थे। घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम का उपयोग करके मनोरंजन करते थे। परंतु आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम, ये सब इनके माध्यम से मनोरंजन करते हैं और ये सभी आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की ही देन है। अब देखिए, विज्ञान से देश के उद्योग क्षेत्र में क्या बदलाव आया है तो उसके बारे में हमें इस पैरा में बताया गया है। तो पढ़ते हैं इसे। देखिए क्या लिखा है। पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। इसी क्रम में रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचा आहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम आदि नाभिकीय पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। देखिए, इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी पहले पारंपरिक साधनों जैसे खेत जोतने के लिए हल बैल एवं सिंचाई के लिए ढेकुली और रहट आदि का प्रयोग किया जाता था। इन साधनों के प्रयोग से पर्याप्त उपजाऊ भूमि होने पर भी खाद्यान्न का उत्पादन अपेक्षाकृत कम था। वहीं इसके विपरीत आज के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक आधुनिक एवं सुविधाजनक यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। ये यंत्र हैं ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप सेट, ट्यूबवेल आदि। अब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रकार के शोधित बीज, यूरिया, सुपर फास्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। यह सब हरित क्रांति के द्वारा ही संभव हुआ है। अर्थात देखिए, विज्ञान के प्रयोग से
देश में कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। पहले कृषि के क्षेत्र में, जैसे अगर हम लोग ध्यान दें, आज से बहुत समय पहले तो जुताई कैसे करी जाती थी, बैलों के माध्यम से की जाती थी। या सिंचाई कैसे करी जाती थी, तो सिंचाई करने के लिए रहट का, ढेकुली का, इन साधनों का इस्तेमाल किया जाता था या बारिश पर निर्भर रहा जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसी स्थिति नहीं है। आज के समय में सिंचाई करने के लिए पहले पंप सेट, फिर उसके बाद में इंजन आए, और उसके बाद में अब हम लोग सबमर्सिबल पंप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्नतशील बीजों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे हमारे कृषि के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है। जो कृषि के उत्पादन में ये वृद्धि हुई है कई गुना, जिसके पीछे उन्नतशील बीजों, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई की नवीनतम साधनों का हाथ है। इसी को हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। चलिए देखिए, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर इस वाले पैरा में हरित क्रांति की परिभाषा दी गई है, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, आजकल आधुनिक तकनीकियों के नित्य नए प्रयोगों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। जैसे मत्स्य उत्पादन में उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा, सब्जी उत्पादन में उन्नत बीज द्वारा, रेशम उत्पादन में वैज्ञानिक विधि द्वारा कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पालन द्वारा, सुअर पालन संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण द्वारा, मुर्गी पालन संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण के द्वारा। उपरोक्त तथ्यों द्वारा हम कह सकते हैं कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों में के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक ज्ञान भी कहते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है, उतनी ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। अब देखिए, यहाँ पर एक कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कुछ और भी जाने के अंतर्गत एक बॉक्स में, तो इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां। देखिए, हरित क्रांति जैसे अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तो ये किससे संबंधित है, फसल उत्पादन से। उसके बाद देखिए दूसरा दिया गया है श्वेत क्रांति, ये किससे उत्पन्न है, संबंधित है, दूध के उत्पादन से। तीसरा वाला दिया गया है पीली क्रांति, ये तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। चौथा वाला है भूरी क्रांति, जो कि उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। और पांचवा वाला है नीली क्रांति, ये मत्स्य के उत्पादन यानी मछली के उत्पादन से संबंधित है। और देखिए नीचे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, और ये कहा गया है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं, ये इन्होंने ही सबसे पहले श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी, तो ये श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। इसी प्रकार बच्चों, हरित क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं, अगर हम लोग विश्व के परिदृश्य में बात करेंगे तो हरित क्रांति के जनक जो कहे जाते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं। ये मैक्सिको के एक वैज्ञानिक थे, तो वो नॉर्मन बोरलॉग साहब जो हैं, वो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और अगर भारत के परिदृश्य में हम लोग हरित क्रांति के जनक की बात कहेंगे, तो एक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे, जो भारत के परिदृश्य में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं।